चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज अपन देखते हैं स्टोक्स थ्योरम और बाद में डाइवर्जेंस थ्योरम। लेकिन ये स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ने के पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को क्लियर भी किए थे। अगर आपको याद होगा तो मैंने ऐसा, जैसे कि यहाँ पे बोल ही देता हूँ, पहले बेसिक पढ़ा था बाद में देखते हैं अपन सब। समझ लीजिए। सपोज दिस as a x-axis, suppose this is y-axis and this is z-axis। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन कौन सा प्लेन है? दिस इज कॉल्ड एज एक्जेड प्लेन। इसको ये अपन दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज y इक्वल्स टू जीरो प्लेन, ऐसा बोल सकते हैं। दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन, और इसका ही दूसरा नाम क्या रहेगा सर्वेश? x इक्वल्स टू x इक्वल्स जीरो टू प्लेन। जीरो। नेक्स्ट, और ये जो तीसरा प्लेन है ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। जेड और इक्वल्स टू। यस, वेरी गुड। और इसका ही दूसरा नाम कौन? z इक्वल्स टू जीरो प्लेन, ऐसा बोल सकते हैं। जीरो नेसेसरी नहीं है, वो थोड़ा ऊपर भी रह सकता है, z इक्वल्स टू वन टू थ्री ऐसा भी हो सकता है। चलो, अब मैंने आप लोगों को कुछ बातें बोला था, जैसे कि 6 पॉइंट मैंने आप लोगों को बोले थे। 6 पॉइंट अगर किसी को याद होंगे तो मैंने ये समझाया था आपको कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर अलोंग एक्स डायरेक्शन आगे बढ़ रही है, बराबर है ना, तो मैंने बोला था आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहता है फिर? एनीवन? जैसे कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है कौन? ए एक्स कैप। वाई एक्सिस के अलोंग का जो यूनिट वेक्टर है वो है कौन? ए वाई कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो कौन रहता है? ए जेड कैप। तो मैंने आपको बोला था इफ एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहता है? ए एक्स कैप रहता है ना। और नॉर्मल कंपोनेंट कौन रहता है? ए ए वाई वाई कैप कैप और एंड ए जेड कैप। इन द सेम मैनर इफ वाई एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो टेंजेंशियल कौन रहेगा? ए वाई कैप। नॉर्मल रहेगा ए एक्स एंड ए जेड कैप। तो सर्वेश प्लीज टेल मी, इफ जेड एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन देन टेंजेंशियल कंपोनेंट इज, ए जेड कैप, एंड नॉर्मल इज? ए एक्स कैप, ए वाई कैप। यस, वेरी गुड, हो गया। इन द सेम मैनर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बोले थे, अगर एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहेगा? ए एक्स कैप, ए वाई कैप। ए एक्स कैप एंड ए वाई कैप, वेरी गुड। ए एक्स कैप एंड ए वाई कैप, टेंजेंशियल रहेगा कौन? ए एक्स कैप एंड ए वाई कैप। तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन रहेगा फिर? ए जेड कैप। बराबर है कि नहीं? राइट। तो ये इतना आपको सबसे पहले तो आना चाहिए। और एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर मैं कोई लाइन के साथ डील कर रहा हूं, लाइन के साथ, बराबर है, कोई भी लाइन है जिसकी लेंथ सपोज एल है, बराबर है ना, और इसका डिफरेंशियल लेंथ बोले तो सपोज डीएल है, तो कोई भी लाइन के साथ हर बार जुड़ता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये याद रखना। और अगर मैं कोई भी सरफेस के साथ बात कर रहा हूँ, सपोज ये पर्टिकुलर सरफेस है, ये सरफेस के साथ अगर बात कर रहा हूँ, तो कोई भी सरफेस के साथ जुड़ता है नॉर्मल कंपोनेंट। ये चीजें याद रखना आप लोगों ने। कोई भी लाइन के साथ कौन? टेंजेंशियल कंपोनेंट। और सरफेस के साथ कौन जुड़ता है? नॉर्मल कंपोनेंट। तो एज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के मैं लगे तो यहाँ पे लिखता हूँ, हेडिंग देता हूँ ऐसा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें से पहला पॉइंट समझ लो। फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि इफ कंसिडर करते हैं ऐसा कि इफ लेट टी कैप एंड एन कैप बी द यूनिट tangential and normal vectors with respect to given reference, तो अगर ऐसा कंसिडर कर रहे हैं देन जैसे कि
अगर एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन दैट केस, तो पहला फॉर एक्स एक्सिस ऐसे लिख लेता शॉर्ट में, फॉर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहेगा, जस्ट अ मिनट। एक्स एक्सिस के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहेगा फिर, तो यहाँ पे टी कैप कितना रहेगा, टी कैप रहेगा ए एक्स कैप, और एन कैप क्या रहेगा, ये रहेगा ए वाई कैप एंड ए जेड, है ना। वही अगर मैं कंसिडर करता हूँ सेकेंड पॉइंट फॉर वाई एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहेगा, वाई एक्सिस के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा ए वाई कैप, और नॉर्मल रहेगा कौन, ए एक्स कैप एंड ए जेड कैप। और वही अगर मैं कंसिडर करता हूँ थर्ड पॉइंट फॉर जेड एक्सिस, तो इसके लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहेगा, ए जेड कैप, और नॉर्मल कंपोनेंट कौन रहेगा, ए एक्स कैप एंड ए वाई कैप। समझे क्या यहां तक, हेलो, क्लियर है ना। वही पॉइंट नंबर फोर्थ नाउ फॉर एक्स वाई प्लेन, अगर एक्स वाई प्लेन कंसिडर करते अपन, और यू कैन से व्हाट जेड इक्वल्स टू जीरो प्लेन, या जेड इक्वल्स टू कोई भी प्लेन ना, तो इन दैट केस टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहता है, ये रहता है ए एक्स कैप एंड ए वाई कैप, तो नॉर्मल कंपोनेंट कौन रहेगा, ए जेड कैप। समझ गए। वही अगर अपन बात करते हैं फॉर वाई जेड प्लेन, इसका ही मतलब क्या हुआ, दैट इज एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लेन, तो इन दैट केस टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट इज ए वाई कैप एंड ए जेड कैप, और नॉर्मल कंपोनेंट कौन रहता है, तो फिर ए एक्स कैप। एंड लास्ट पॉइंट वही अगर अपन बात करते हैं फॉर एक्जेड प्लेन, दैट इज इसका ही दूसरा नाम कौन, y इक्वल्स टू जीरो प्लेन, देन इन दैट केस टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहेगा, ए एक्स कैप एंड ए जेड कैप, और वही नॉर्मल कंपोनेंट कौन रहेगा, तो ए वाई कैप। तो होप ये 6 भी पॉइंट आपको वैसे ही पहले से ही क्लियर है, तो अभी भी क्लियर हो गए, राइट। चलो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट भी मैंने आपको पढ़ाया अभी अभी। सेकंड पॉइंट नाउ, कि जैसे कि अगर अपन लाइन के साथ डील कर रहे हैं, बराबर है, लाइन के साथ, तो लाइन का जो लेंथ है उसका डिफरेंशिएबल पार्ट लेट इट बी डीएल बार ले लेते हैं एज ए वेक्टर, तो लाइन के साथ हर बार जुड़ेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो डीएल बार को अपन लिख सकते हैं टी कैप इंटू डीएल। इन द सेम मैनर अगर सरफेस के साथ अपन डील कर रहे हैं, सरफेस के साथ, तो सरफेस में आएगा डीएस बार, और सरफेस के साथ हर बार जुड़ेगा नॉर्मल कंपोनेंट, तो वी कैन राइट इट एज एन कैप इंटू डीएस। ये याद रखना प्लीज, समझ गए ना, हेलो, क्लियर है ना। टी कैप और एन कैप क्या है, यूनिट टेंजेंशियल एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यही है लेकिन इसको शब्दों में लिखता हूं, इन केस ऑफ इन लाइन इंटीग्रेशन टेंजेंशियल कंपोनेंट of vector plays very important role, very important role। तो जैसे कि लाइन इंटीग्रेशन है ओवर द क्लोज कर सी एफ बार डॉट डीएल बार है, बराबर है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी एफ बार डॉट डीएल बार को क्या लिखेंगे, टी कैप इंटू डीएल। समझे क्या, ऐसा अपन लिख सकते हैं इसको, है ना, क्लियर है ना। इसको ही अगर आपको और शॉर्ट में लिखना है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी एफ बार जो वेक्टर है
बराबर है, और इसका टेंजेंशियल है यहाँ पे स्मॉल में टी दे दो बेस में, तो ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। क्लियर हो गए? दिस आर द नोटेशन। प्रॉब्लम में कैसा यूज करोगे, स्टोक्स थ्योरम डाइवर्जेंस थ्योरम लेने के पहले नोटेशंस वगैरह सब समझा के दे रहा हूँ, ताकि उधर दिक्कत नहीं जाएंगी। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर लाइन इंटीग्रेशन के साथ बात कर लिया, तो अभी सरफेस इंटीग्रेशन यानी डबल इंटीग्रेशन साथ भी बात कर लेते। सो इन सरफेस इंटीग्रेशन, इन सरफेस इंटीग्रेशन, तो इसमें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर plays very important role. दैट इज, जैसे कि इसको मैथमेटिकली लिखना है तो इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस। अब नीचे एस लिखा है ना, इसका मतलब है डबल इंटीग्रेशन है। हेलो, समझ रहे हैं ना? सिंगल इंटीग्रेशन ड्रॉ किया बट नीचे एस लिखा है तो ये डबल है, एफ बार इंटू डी एस बार। सो वी कैन राइट दिस एज अ, जस्ट अ मिनट, इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ बार डॉट डी एस बार इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ बार डॉट डी एस बार को लिखेंगे एन कैप इंटू डी एस, ऐसा। तो इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस एफ बार एन इंटू डी एस, ऐसा भी अगर आप लिख सकते हो इसको। समझ गया ना? वो सिंगल इंटीग्रेशन नहीं है, नीचे एस लिखा है तो वो डबल इंटीग्रेशन है। हाँ, एस अगर नहीं लिखता हूं तो फिर डेफिनेटली सिंगल, लेकिन एस की वजह से समझ जाएंगे कि इट इज अ सरफेस इंटीग्रल, सो देयरफॉर इट इज डबल इंटीग्रेशन, इट्स नॉट अ सिंगल इंटीग्रेशन। बोलिए, समझे क्या यहाँ तक सब लोग? ये बेसिक क्लियर हो गया सबका? चलो, तो अब देखते हैं अपन स्टोक्स थ्योरम क्या है। चलो समझ लो स्टोक्स थ्योरम क्या चीज है। स्टोक्स थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है? जैसे कि मैं अगर बात करता हूं एखादे सरफेस की, जैसे कि ये ऐसा एखादा ब्लॉक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, या एखादा ट्रायंगुलर ब्लॉक है, बरोबर है ना, या ऐसा एखादा ऐसा हेक्सागोनल ब्लॉक है, बरोबर है ना, समझ रहे ना? कोई भी है, तो जैसे ये स्क्वायर वाले एखादा रेक्टेंगुलर शेप वाले ले लेते, तो मुझे बोलो ये पूरे ऑब्जेक्ट का यानी ये पूरे सरफेस का क्या निकलेगा? डबल इंटीग्रेशन निकलेगा। लेकिन अगर मुझे इसको सिंगल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है तो फिर मैं कैसा करूंगा सॉल्व इसको? तो सिंगल इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है लाइन इंटीग्रेशन। तो मैं कंसीडर करूंगा ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है और ये चौथी लाइन है। तो अगर मैं चार सिंगल इंटीग्रेशन करता हूँ, उनको ऐड करता हूँ, तब जाके मुझे एक डबल इंटीग्रेशन मिलेगा। अगर मैं ये वाले डायग्राम की बात करता हूँ तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे सरफेस का डबल इंटीग्रेशन निकलेगा। लेकिन लाइन की बात करता हूँ तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो तीन लाइन का अगर मैं सिंगल इंटीग्रेशन करूंगा और उनको ऐड करूंगा तो एक डबल इंटीग्रेशन मिलेगा। वैसे हेक्सागोन में समझ गए फिर आप लोग, तो 6 लाइन इंटीग्रेशन यानी 6 सिंगल इंटीग्रेशन का एडिशन करने के बाद एक डबल इंटीग्रेशन मिलेगा। यही तो बोलना चाहता है स्टोक्स। तो व्हाट डू मीन बाय स्टोक्स थ्योरम? स्टोक्स थ्योरम क्या करता है? स्टोक्स थ्योरम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन बिटवीन सिंगल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन। सिंगल और डबल इंटीग्रेशन के बीच में जो लिंक क्रिएट कर रहा है वो स्टोक्स कर रहा है। और वही अगर मैं बात करता हूँ डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन की, तो वो डाइवर्जेंस करता है। समझे क्या? सब लोग क्लियर हो गए क्या आसान शब्दों में? हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लेता हूं कि स्टोक्स थ्योरम provides a facility to convert line integration into surface integration, अब इसका ही मतलब क्या होता है? दैट इज लाइन इंटीग्रेशन एंड सिंगल इंटीग्रल, दैट इज सिंगल इंटीग्रेशन इनटू डबल इंटीग्रेशन।
समझ गए फिर आप लोग, सभी लोग क्लियर हो गए ना? अब स्टोक्स थ्योरम क्या चीज है ये भी समझ लो। तो अब ये कैसा बनता है स्टोक्स थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए। इसका स्टेटमेंट अब मैं देखो कैसा बनाता हूं। और स्टेटमेंट पता है क्या, एक भी वर्ड अगर मिसप्लेस कर देते हो या छोड़ देते हो तो मीनिंग नहीं रहता, इसलिए हर एक शब्दों को मीनिंग है। देखो स्टोक्स थ्योरम कैसा बनता है, ये हो गया सिंगल इंटीग्रेशन, बराबर है ना। और इसका रिलेशनशिप आपको निकालना है डबल इंटीग्रेशन के साथ, कैसा है तो स्टोक्स थ्योरम बनता है, स्टोक्स थ्योरम स्टेट दैट सिंगल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, बराबर है, कोई भी एक आधा वेक्टर है सपोज एफ बार और इनटू कौन डीएल बार। तो ये जो एफ बार और डीएल बार है और फिर इसका कर्ल लिया जाता है, तो डेल बार क्रॉस ऑफ एफ बार ऐसा बनेगा इनटू डीएस बार ऐसा। लेकिन इसको अपन ऐसा ना लिखते हुए इसको कैसा लिखेंगे, इसको अभी अभी मैंने पढ़ाया, एफ बार डॉट डीएल बार को लिखेंगे टी कैप इंटू डीएल इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस, डेल बार क्रॉस एफ बार इंटू डीएस बार को क्या लिख सकता हूँ अपन, एन कैप इंटू डीएस ऐसा। तो अब इसको मैं बोल कैसा रहूं जरा बराबर समझ लो। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, स्टोक्स थ्योरम स्टेट दैट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये हर बार क्लोज करके ऊपर रहेगा, टेकन ऑन अ क्लोज कर्व इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ व्हाट इज डेल क्रॉस एफ बार, इसको बोला था कर्ल, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, दैट्स इट, वेरी इजी। एक बार और बोलता हूँ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन taken on a closed curve is equals to surface integration of normal component of curl of that vector point function। समझ गए क्या? कोई एक आधा बोल सकता है क्या, सुजल बोल सकते हो आप? हेलो अंजलि बोल सकते हैं आप? Stokes' theorem states that the line integration of tangential component of any vector point function taken on a closed curve is equal to surface integration of normal component of that vector point function. कर्ल ऑफ दॅट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, व्हेरी गुड। चलो आगे आपको सर्वेश सांगू शकतो का? Stokes theorem states that the Stokes theorem states that the line integration of tangential component of vector point function is equals to the double integration of normal component of curl of that vector point function. यस वेरी गुड, हो गया। तो होप समझ गए आप सभी लोग, राइट? तो चलो क्लियर हो गया, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन। स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। स्टोक्स थ्योरम स्टेट दैट Stokes theorem state that line integration of tangential component of any vector point function, any vector point function taken on a closed curve, taken on a closed curve is equals to the surface integration of normal component of curl of that vector point function। समझ गए? फिर प्लीज थम्स अप कीजिए। सो मैथमेटिकली, यस थैंक यू। मैथमेटिकली इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व सी एफ बार डॉट डीएल बार,
इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस डेल बार क्रॉस ऑफ एफ बार इंटू डी एस बार। फिर इसको अपन और अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व सी एफ बार डॉट डीएल बार को लिख सकते हैं कौन, एन कैप इंटू डीएल इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस डेल बार क्रॉस ऑफ एफ बार डीएस बार को क्या लिखेंगे, एन कैप इंटू डीएस। होप समझ गए आप सभी लोग। तो ये मिल गया आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्टोक्स थ्योरम, है ना। क्लियर हो गए फिर आप लोग, राइट। चलो अब इसका एग्जाम्पल लेना है, इसका एक एग्जाम्पल लेना है। तो पहले एक लेट इट भी एक छोटा सा ऐसे ही मन से एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम में इजी जाए। जैसे कि आई एम राइटिंग हियर, कंसीडर any vector point function, any vector point function, सपोज एफ बार ले लेते, एफ बार बराबर है, डिफाइन ऑन सपोज एक प्लेन ले लेते एक्स वाई प्लेन, डिफाइन ऑन एक्स वाई प्लेन बराबर है, बिटवीन 0 to a कंसिडर करते, बिटवीन 0 to a, देन और राइट स्टोक्स थ्योरम एक्सप्रेशन फॉर इट। तो स्टोक्स थ्योरम इसके लिए कैसे बनेगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली, ये मैंने बनाया अभी अभी। हाँ, दिस इज व्हाट, सपोज एक्स एक्सिस, एक्स वाई प्लेन बोला है ना, इसलिए एक्स एक्सिस, इसका ही दूसरा नाम y इक्वल्स टू 0 लाइन, दिस इज y एक्सिस एट द सेम टाइम x इक्वल्स टू 0 लाइन, ठीक है। अब क्या बोला है, 0 to a तक लाई करता है बराबर है। तो ये जो 0 to a तक आएगा ये कैसे आएगा, ऐसा आएगा ना, फिर 0 to a तक यानी ऐसा आएगा ना, ये रहेगा 0 यानी ओरिजिन, ये कौन रहेगा पॉइंट, ये रहेगा a, 0, ये वाला कौन रहेगा a, a रहेगा, और ये कौन रहेगा, ये रहेगा 0, a। इनको नाम दे सकते हो लगे तो अपन, सपोज दिस इज o पॉइंट, दिस इज a पॉइंट, दिस इज b पॉइंट एंड दिस इज c पॉइंट। बोलिए समझे क्या आप सभी लोग। तो इसके लिए अगर अपने को स्टोक्स का एक्सप्रेशन लिखना है तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है, सो देयरफॉर बाय स्टोक्स थ्योरम, बाय स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स बोलता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन टेकन ऑन अ क्लोज कर्व बराबर है, इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये बोलता है स्टोक्स। तो अभी इसको स्टोक्स के हिसाब से अगर अपन लिखते हैं तो बोलिए तो ये कैसा आएगा, स्टोक्स के हिसाब से अगर इसको लिखते तो ये कैसा आएगा, एनीवन कोई बोल सकता है क्या। जैसे कि ये वाला पार्ट कैसा आएगा, मैं इधर लिखता हूं, सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्रॉम, यहां से ओ से निकलेंगे ए तक जाएंगे बराबर है, तो इंटीग्रल ओ से लेके तो ए तक, ऐसा रहेगा ना। अंदर वाला मसाला कौन है, एफ बार इंटू टी कैप, अब एक्स एक्सिस है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहेगा, ax का ए एक्स कैप इंटू कौन, डीएल, तो डीएल के जगह पे कौन आएगा अभी, dx बराबर है ना, प्लस दूसरा ओ से लेके तो ए तक गए, अभी ए से लेके तो बी तक जाते, तो अभी ए से लेके तो बी तक है ना, इधर आएगा कौन, एफ बार इंटू, बोलिए तो अभी टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन आएगा, ay कैप, वेरी गुड, कौन आएगा अभी, ए वाई कैप, क्योंकि वाई एक्सिस है ना, इंटू कौन, डीएल। कोई एक आधा बोलेगा कि इसके आगे का भी, सर वो dl नहीं आएगा,
हाँ dy तो dy प्लस अभी तीसरा plus इंटीग्रेशन क्या आएगा? dc थर्ड इंटीग्रेशन integration b to c इंटीग्रेशन b to c b टू c अंदर में कौन f bar एफ बार इंटू अब b से c तक जा रहे ax cap ए एक्स कैप नहीं आएगा यहाँ पे अभी यहाँ पे आएगा माइनस ए एक्स कैप डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना हाँ इंटू वॉट डी एक्स ऐसा जा रहे तो एक्स कैप तो ऐसा जा रहे ना अभी हाँ एंड लास्ट क्या आएगा प्लस c2 o सी टू ओ यस वेरी गुड ये नीचे लिख लेता हूँ हाँ लास्ट आएगा प्लस फ्रॉम इंटीग्रल सी टू ओ minus ay इंटू कौन माइनस ए वाई कैप इंटू कौन डी वाई और इक्वल्स टू आएगा डबल इंटीग्रल तो डबल इंटीग्रल बोला है एक ले रहेंगे एक्स के लिमिट्स और एक रहेंगे वाई के लिमिट्स तो एक्स के लिमिट 0 टू ए रहेंगे अरे 0 टू ए प्लेन बोला है वाई के भी 0 टू ए रहेंगे डेल बार क्रॉस एफ बार इंटू एन कैप कौन रहेगा बोलिए तो एन कैप कौन रहेगा ax cap ay एन कैप कौन रहेगा अभी एक्स वाई प्लेन है ना एक्स वाई प्लेन तो एक्स वाई प्लेन के लिए नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा रहता है अरे एक्स वाई प्लेन है ना तो ए जेड कैप रहेगा नॉर्मल कंपोनेंट हेलो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई अरे समझे क्या आप yes कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अरे समझ गए ना सब लोग yes sir हाँ ठीक है फिर तो ये है फिर स्टोक्स थ्योरम इसको अप्लाई करके दिखाया मैंने एक एग्जांपल लेके अभी लेना है एक न्यूमेरिकल राइट एक न्यूमेरिकल लेके आपको ये सब क्लियर हो जाएगा तो एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ और फिर ये जो न्यूमेरिकल है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यूमेरिकल को नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अपन ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व नहीं होता टाइम लगता है थोड़ा सा तो न्यूमेरिकल लिखते हैं इफ एफ बार इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई इंटू ए एक्स कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू ए वाई कैप is a vector point function is a vector point function defined on xy plane lying between 0 to 2 right then evaluate integral over the closed curve C f bar dot dl bar where C is the boundary of defined surface and hence verify Stokes theorem and hence verify Stokes theorem and hence verify Stokes theorem। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन तो अब ये इतने जल्दी सॉल्व नहीं होता इसको लगता है टाइम थोड़ा सा तो मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है ये अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ सॉल्यूशन वही आओ गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या दिया है एफ बार इक्वल्स टू 3xy इंटू ए एक्स कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू ए वाई कैप
ये दिया आप लोगों को गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब बहुत ही आसान है ये, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा, एकदम जल्दी से तो सॉल्व नहीं होगा। तो इतना समझ गए ना आप लोग, ये प्रॉब्लम लिख लिया सिर्फ। अब ये जो भी है ये न्यूमेरिकल वेरीफाई वगैरह सब अपन ये करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के ये लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।